धन धन सतगुरु तेरा आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी शास्त्र जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ, फिर एक भजन, फिर उसके बाद मालिक के प्यार प्रेम की बात और आपके सवाल जवाब। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, एक बहुत बेहद खूबसूरत सी कवाली है जो आपको रूहानियत में बहुत सारे उतार चढ़ाव के लिए ले जा सकती है। अगर आप बड़ा ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। और इस कवाली के बाद तुरंत बाद हम चर्चा करेंगे सतगुरु के प्यार प्रेम की और तमाम नए सवालों के साथ आपके साथ जुड़ाव होगा। तो आप आनंद लें इस कवाली का। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सांसों की माला पे सिंदूर में पी का नाम। एक भजन नुमा कवाली है, बहुत खूबसूरत कवाली है। एक सत्संग था अपना, नाम दे बगैर श्वास जाना नहीं चाहिए। मैंने सत्संग किया, बहुत जबरदस्त सत्संग था वो। और उसकी जो कैसेटें आई, ऑडियो कैसेट चलती थी उस टाइम, तो बरनावा आश्रम की बात है शायद। मैंने कहा कि भाई जी वो सत्संग दे दो, नाम के बगैर श्वास जाना नहीं चाहिए। तो वो भी मालिक के बारे पूरे ही थे, एकदम फुल मजाक किया। उन्होंने कहा कि नाम के बिना तो श्वास वैसे भी नहीं जाना चाहिए, इसकी जरूरत क्या है तुझे भाई, नाम जप, श्वास कैसे जाएगा बिना नाम के। मैंने कहा बात भी सही है, लेकिन मैंने कहा मुझे कैसेट दे दो फिलहाल। तो नाम के बगैर श्वास नहीं जाना चाहिए। दीपक भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कन्हैया भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बॉबी बस जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और हमारे पटपड़गंज निवासी राम गोपाल जी और पूरे परिवार को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कुलदीप सिंह जी भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ठंड बड़ी अच्छी वाली है आज, बहुत जबरदस्त ठंड सी है। अब अंदर बैठने के बाद भी ठंड पूरी लग रही है, क्योंकि आज वाकई सुबह से बारिश है, बहुत जबरदस्त सर्दी है। चलिए अब पीछे लाइट पड़ रही है यार, एक मिनट रुकिएगा बस, एक बल्ब बुझा दी फूक मार के जरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए अब ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, सर्दी बहुत ज्यादा है, बहुत ठंड भी काफी है, लेकिन काम की बात करते हैं जल्दी जल्दी। कल हमारी चर्चा जहां से खत्म हुई थी वहीं से आगे बढ़ाएंगे कि आखिर जो, देखिए मैं पॉजिटिव बात करता हूं तो वो भी समझ में आती है, नेगेटिव करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगी। क्योंकि हम ये कहें कि खरबूजा चाकू पर गिरेगा तो भी खरबूजे का नुकसान है साहब, और चाकू अगर खरबूजे पे गिरेगा तो भी चाकू थोड़ी कटेगा साहब, कटेगा खरबूजा ही। हम खरबूजे हैं साहब, और नुकसान हमें ही है। चाहे आप मेरी सुन लो तो भी आपको नुकसान है, चाहे किसी और की सुन लो तो भी नुकसान आपको है। क्योंकि पता नहीं कौन सी बात सही लगे आपको और कौन सी गलत लगे, और कई बार आकलन में ही हम लोग गड़बड़ा जाते। तो दो तीन चीजें कहूंगा मैं, आकलन अपना ठीक कीजिएगा, दुरुस्त कीजिए। बहुत सारे फोन कॉल्स आजकल आने शुरू हो गए। जब से 2 दिन से लगातार प्रोग्राम कर रहा हूं तो बहुत सारे हमारे साथी सेवादार फोन करके बात करते हैं, यार ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे बोल सकते हो। पप्पू राम जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो बहुत सारे मालिक के बारे चर्चा करते हैं, तो उस चर्चा के माध्यम से कई सारी चीजें निकल के आती है। एक आज बैठा हुआ था, अचानक से ख्याल आया कि हाँ यार बात होनी चाहिए इस पर भी, कि आप सबने बहुत सारे एफिडेविट दिए, लगभग 1-1.5 साल हो गया देते हुए, सब देते रहेगी लेते रहेगी, एफिडेविट जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और बहुत बल्क बड़े स्तर पे, बल्क में होता ना कि एक साथ इकट्ठे भेज दिए बाय पोस्ट, इस तरह के बहुत सारे सेवादारों ने। और कुछ मालिक के पास तो इतनी जबरदस्त सेवा की है कि पूरे ब्लॉक में घूम घूम के एफिडेविट भरवा दिया, पर ये नहीं पता कि इसका अंजाम में मोहब्बत क्या होगा। लेकिन हाँ साहब सबने भेजे। अब पप्पू जी रहमत है बेपरवाह जी की। अब जिन लोगों ने एफिडेविट भेजे हैं, कम से कम यार पूछ तो लो कि हमारा भेजा हुआ एफिडेविट मिला आपको, तो उसका आपने किया क्या। क्योंकि देखो, बरगाड़ी कांड पे बात करने से तो पिताजी आएंगे नहीं साहब, नंबर 1। मलौट बम कांड पे बात करने से पिताजी आएंगे नहीं साहब।
डेरा सच्चा सौदा को वैश्यावृत्ति का अड्डा बता करके भी पिताजी नहीं आएंगे। ये सब चीजें वो हैं जिनसे कि पिताजी के आने के रास्ते जो बंद होते हैं वो प्रॉपर तरीके से बंद करने की साजिश है। जो आपने अब पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत से जो रास्ते खुले ना, उनको ब्लॉक करने का एक साधन है, एक तरीका है। और बहुत जल्द मेरी आज कई दिन पहले बात हुई है लोग जिससे, लेकिन अभी वो व्यस्त है। बाबूजी रहमत है पिताजी की, बाबूजी राजेंद्र कुमार बिड्डा जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम साथ बैठ के बात करेंगे और किस किस व्यक्ति ने कब कब कहां कहां कैसे कैसे झोल किया, धोखा दिया, झोल किया या चतुराई दिखाई, कैसे दिखाई, वो सब पर खुल के चर्चा होगी। और रामरूप ठाकुर जी लिख रहे हैं सुपर पावर है जीएमएस जी, बिल्कुल सुपर से भी ऊपर पावर है साहब। पूज्य हजूर पिताजी वाली दो जहान ऐसे थोड़ी कहते हैं उनको, वो मुर्दों में जान डाल दे साहब। लेकिन जब मुर्दा उठ करके ये कहे कि मैं तो सबको तड़पते हुए देखा है, उनकी कुलों के नाश हो गए, तो यार ये बात समझ से परे हो जाती है। क्योंकि अगर मरने के बाद भी अगर ये सब तमाशा देखा तो साहब क्या देखा, जबकि मरा हुआ आदमी तो ये बताएगा साहब मैंने पिताजी को देखा, पिताजी के दर्शन में बड़े बड़े खूबसूरत लग रहे थे, परम पिताजी दिखाई दिए, वो भी बहुत अच्छे लगे। मैंने उनसे पूछा पिताजी कब लौटोगे, नहीं ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, मोहनलाल की कुले साहब गड़बड़ा रही हैं, राकेश दिड़वा परेशान हो गया बहुत ज्यादा। ये सब मरने के बाद भी अगर ये सब दिख रहा है तो साहब जिंदा रहो। मरकर भी अगर पिताजी नहीं मिले ना तो कब मिलेंगे, जबकि होना ये चाहिए था मरने के बाद कि जी मैं कल मर गया था, कई घंटे बाद जिंदा हुआ, तो मैंने पिताजी की गोद में गया मैं चल के, और पिताजी ने बहुत नजारे दिए। नजारों की तो चर्चा ही नहीं है साहब, चर्चा क्या, जो जीत कष्ट भोग रहे हैं ना हम। क्योंकि बीमार वो नहीं साहब जिसको बुखार हो गया, जो मानसिक रूप से व्याकुल है साहब वो भी बीमारी है, पागलपन की हद है। मरने के बाद पिताजी के दर्शन होने चाहिए गोद में जाकर। अच्छा मुझे वो बताओ भाई जी, आज तक हनीप्रीत बहन ने तो आज तक कुछ नहीं बोला सामने आके, इस पर भी बात करते हैं अभी। सावन भाई थोड़ी देर बाद इस सवाल को दोबारा लिख देना, मैं इस पर बात करूंगा। कि मैंने बहुत सारे लोगों के वो पढ़े हैं चमत्कार कि भाई, एक मेरे घर के ठीक सामने एक सत्संगी परिवार से थे, हरि सिंह जी, आप सबको बधाई दे रहे हैं जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा, आपको बहुत बहुत बधाई हरि सिंह चावरिया जी। कि मेरे घर के ठीक सामने घर है, गिरधारी लाल जी अंकल थे हमारे। जब उनका शरीर पूरा होने की बारी आई तो सब लोग मिल रहे थे, गंगाजल, रीत है हमारे यहाँ गंगाजल पिलाया जाता है लोगों को शरीर पूरा होने से पहले, जब लगता है कि अब समय आ रहा है। तो जब मेरे बाबूजी उनसे मिले तो मैंने पहले भी कई बार इस बात के बारे में चर्चा की, जब मेरे फादर साहब उनसे मिले तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब पहचान रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल पहचान रहा हूँ ठेकेदार जी, पहचान रहा हूँ, आ जाओ। और भी पिताजी आने वाले, बस मुझे जाना है, उसने ऐसा बोला। और कुछ थोड़ी देर के बाद ही उसने कहा कि हट जाओ पिताजी आ गए, मुझे जाना है, और वो चले गए। ये एक जाती हुई रूह की बात है साहब। और जो जाकर के लौटा है उसको तो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होने चाहिए थे उसके पास तो, कि भाई जब मैं मर गया, अगर देखिए मैं किसी की नहीं कर रहा हूं, सपोज आज मैं मर जाऊं और बेपरवाह जी की अपार दया में रहमत से मैं थोड़ी देर के बाद जिंदा हो जाऊं, तो मैं मेरी जो थ्योरी होगी ना, जो मुझे दिखाई देना चाहिए वही दिखना चाहिए कि मेरी प्रीत सतगुरु के साथ है। तो मुझे ये ख्याल आना चाहिए सबसे पहले कि क्या मैं पिताजी की गोद में बैठा हूं या नहीं बैठा, या अगर वो किसी गाड़ी से आए तो मैं उस गाड़ी की सीट में हूं या नहीं हूं, या सिर्फ वैसे ही मैं समय काट गया और मुझे बेपरवाह जी के दर्शन में नहीं है। अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति आपको मिले ना तो उससे पूछना कभी आप कि भैया पिताजी दिखाई दिए, कभी नहीं दिखाई दिए, तो क्या जवाब देगा मुझे नहीं पता है। जब हम उन लोगों की बातों पर भरोसा करते हैं जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि पिताजी ने कहा कि भाई इधर वाले पे भरोसा मत करना, उधर वाले पे भरोसा नहीं करना, तो फिर जो लोग इस तरह के तमाशे बना रहे हैं, संगत को सुना रहे हैं, चुटकला कहूंगा साहब, चाचा चौधरी के किस्से, जो इस तरह के किस्से कहानियां सुना रहे हैं आपको, तो मालिक के प्यारों बड़ी हैरानी होती है कि वो कैसे कह देते हैं इस बात को कि भाई उनकी मत सुनो, तो मेरी बात पे भरोसा करो। पिताजी ने तो कहा ही नहीं कि किसी की बात पे भरोसा करना है। अब ऐसे ही एक अंकल का फोन आया हमें, उन्होंने कहा हमसे, अंकल का नहीं, एक दूसरे प्रेमी का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक प्रेमी का फोन आया, उसने मुझे कहा कि पिताजी ने मना किया है, देखा 45 मेंबरों को भी कह दिया पिताजी ने सवाल जवाब में, एसआईटी को सवाल जवाब दिए। बिल्कुल कि
भूल गया यार मैं तो। कहाँ था? इतनी अच्छी अच्छी बात लिख दी तो सब गड़बड़ा दोगे आप लोग सब ना। देखो अभी सावन जी ने लिख दिया कि भाई जी हमें तो अभी भी दिखाई देते हैं पिताजी। और रामरूप ठाकुर जी लिख रहे हैं दिल लव्स है मारा बाबू। तो बहुत बढ़िया बात है साहब। और पूज्य हजूर पिताजी की रहमत यही है कि हम सबको उसके दर्श दीदार होते रहे। लेकिन जब कोई वापस लौट के आए ना साहब, उसको तो ये कहना चाहिए, मैंने सुना एक वीडियो, मेरा बड़ा मन दुखी हो गया उस बात को देख करके। हम सिर्फ इसलिए तो अदब करते हैं लोगों का कि पिताजी के साथ के हैं, पिताजी के बिल्कुल नजदीक वाले लोग हैं, पिताजी के साथ पढ़े हैं, पिताजी के साथ उठे हैं, पिताजी के साथ घूमे हैं, पिताजी के साथ चले हैं, इसलिए तो अदब है हम सबके मन में। नहीं तो मुझे मोहनलाल जी की बात याद है कि जिसे अगर ये गुमान हो ना कि बड़ा तुर्रम खा है, वो सतगुरु के गल का पट्टा, जो गले में पट्टा है ना सतगुरु के नाम का, उसे एक बार खोल के देखे बंदा और फिर उसके बाद बात करे कि वो है कहां। एक बार अपने नाम के आगे से प्रेमी हटा दो साहब, फिर लगेगा पता दुनिया में कहां हो। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक ये वैल्यू है, जब तक ये कदर है, जब तक ये सतगुरु का जो पट्टा है ना साहब, ये जो गले में हम सबके, कहां गया मेरा खुलेगा दिखा मुझे लग रहा भैया, हाँ ये ना ये पट्टा, जब तक ये गले में ना साहब तब तक वैल्यू है। जिस दिन ये गया ना, और मरने के बाद भी अगर पिताजी नहीं दिखाई दिए ना, सिर्फ दूसरों के ऐब दिखाई दिए कि उसकी कुलें आड़ी टेढ़ी गंजी, तमाम तरह का बहुत कुछ कहा गया, मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता हूं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को गुमराह कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा कि मैं कह भी नहीं पा रहा हूं उस बात को, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकले कि जो अशोभनीय हो। अगर मरने के बाद भी 3 घंटे 4 घंटे का जो दावा किया कि मैं 3-4 घंटे बाद पुनः जीवित हो गया, और ऐसे ऐसे मुझे सब लोग तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर पिताजी नहीं दिखाई दी ना तो इससे बुरा कोई कर्म ही नहीं है साहब। एक फिल्मी गीत भी है कि मैं जिस दिन भुला दूं, एक मिनट रुकिए, चलिए अब मैं सवाल जवाब पे आता हूँ। कन्हैया जी लिख रहे हैं कि, और हमारे सावन जी का भी सवाल था, बहन हनीप्रीत और शाही परिवार को मीडिया के सामने आकर जोर शोर से अपनी बात करनी चाहिए कि तथ्यों के आधार पर डर कर कुछ ना बोलें, डर कर ना बोलना नेगेटिविटी पैदा करता है। जसपाल वीरे धन सदगुरु त्रियासा, दीपक जी धन सदगुरु त्रियासा। अब आपका सवाल है कन्हैया जी, एक प्लीज सुनिएगा कि आपको शायद जानकारी है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अक्सर इस बात की जानकारी देता रहा हूं कि एक खट्टा सिंह नाम का एक प्राणी है जिसके कुछ मित्र आजकल हमारे बीच में रल मिल करके उछल कूद किए हुए हैं ज्यादा, जिन्होंने एक पिटिशन फाइल की हुई है। आप पूछ लीजिएगा उन लोगों से भी कि क्या इस तरह की कोई पिटिशन है। पिटिशन ये है कि पंचकुला दंगा 2017 में फाइल की गई थी ये भी, कि पंचकुला दंगे में क्योंकि 345 FIR थी, एक शायद 345 है, क्या नंबर है मुझे ठीक से ख्याल नहीं है, 42-45 कुछ है वो FIR, जिसमें बहुत सारे ब्रह्मचारियों के नाम है, बहुत सारे सेवादारों के नाम है। शायद जहां तक मुझे ख्याल पड़ रहा है बहन हनीप्रीत भी उसी FIR में है या अलग में, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ FIR में है। और इन सभी ब्रह्मचारियों पर, सदब्रह्मचारियों पर, गुरु ब्रह्मचारी बहनों पर जो धाराएं लगी थी वो थी देशद्रोह की धारा। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी उस देशद्रोह की धारा से बाहर थे, बाहर बोलते आउट ऑफ फ्रेम थे उस पंचकुला दंगे के। लेकिन आपका सवाल बड़ा जायज है कि बहन हनीप्रीत बाहर आकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं या शाही परिवार क्यों नहीं बोल रहा। तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को कि खट्टा सिंह एंड सन्स कंपनी की तरफ से एक पिटिशन लगाई जाती है चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में, कि पंचकुला दंगा होता है। पूज्य हजूर पिताजी तो मैं बोल रहा हूं, उन्होंने पूज्य हजूर पिताजी नहीं कहा, उन्होंने कहा राम रहीम के गुंडों ने राम रहीम के आदेश पर आकर के तोड़फोड़ आगजनी की है पंचकुला में। तो जब जिस व्यक्ति के आदेश पर यह सब किया गया है तो उसका नाम पंचकुला दंगे से बाहर क्यों? और जिस मीटिंग के अंदर ये सब कहानियां प्लानिंग हुई है 17 अगस्त 2017 को, उस मीटिंग में राम रहीम का परिवार, राम रहीम स्वयं मौजूद थे, जहां पर ये सारी साजिशें रची जा रही थी कि हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरह की चीजें कही गई। एक इस तरह की पिटिशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है,
जिसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। उसमें मांग की गई है इस बात की कि जब पंचकुला में एक दंगा हुआ, उस दंगे में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, और जिसके लिए वो दंगा होता है उसी व्यक्ति को उस दंगे में शामिल नहीं किया जाता। यानी कि ये मसला था कि पूज्य हजूर पिताजी को उस दंगे में शामिल किया जाए। ये कौन कर रहा है? खट्टा सिंह। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपका सवाल ये था कि बहन हनीप्रीत या शाही परिवार आमने सामने बैठ करके मीडिया में बहुत हल्ला मचाए और कहे कि सब गलत 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 हो रहा है। आप एक बात सुनिए और समझिए, शाही परिवार का नाम किसी भी दंगे में अभी नहीं है, भाई जसमीत का नाम नहीं है, किसी का परिवार का नहीं है, लेकिन डिमांड है। डिमांड क्या है कि इन सबका नाम शामिल किया जाए मुकदमे में। अब कैसे किया जाएगा साहब? जैसे ही ये लोग बोलेंगे, डांगी जी थोड़ी देर बाद बात करो, मजबूरी में आ गया, तुम सुनते तो नहीं हो कुछ ना, यही तो समस्या है। मुझे मजबूरी में आके मैसेज हाइड करने पड़ते हैं। पहले सुन लो, सुन करके आनंद लो बातों का, लेकिन किसी का वकील मत बनो यार। कि जैसे ही मुझे बड़ी उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी मुझे कि जैसे ही बहन हनीप्रीत आएंगी, आते ही बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू होंगी, एकदम से ताबड़तोड़ बातें होनी शुरू होंगी मीडिया में, गैर मीडिया में, सब जगह। लेकिन वैसा हो ना सका। बड़ा गुस्सा था उस वक्त यार, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जैसा आपको पढ़ा दिया गया ना, ऐसा मुझे पढ़ा गया। देखा अब गुरगद्दी कब जाने की तैयारी, ये वो अड़कम सड़कम सब तरह की बातें होने लगी। मुझे भी लगा है सही बात है, क्योंकि मैं हूं तो आदमी वर्ग का गधा ही। आप थोड़े ज्यादा सियाणे, थोड़े दिन बाद समझेंगे, मुझे थोड़ा पहले समझ में आ गया, बस फर्क इतना हुआ। जिस दिन एफिडेविट्स लिए जाने शुरू हुए, इधर बहन हनीप्रीत का और शाही परिवार की खामोशी। बहन हनीप्रीत बरी नहीं हुई है अभी। बहन हनीप्रीत 2.5-3 साल की सजा, पौने 3 साल की सजा काटने के बाद 2019 में आई थिंक लौटी हैं, और 2017 से 2019 के बीच का जो वक्त रहा, 2-2.5 साल का, उन्होंने जेल में काटा है। और वो देशद्रोह की धारा से मुक्त नहीं थी, उन पर भी देशद्रोह की धाराएं थी। और जो सेवादार अभी जेल से बाहर है, बहुत सारे, उन तमाम सेवादारों पर भी, बहुत सारे सेवादारों पर देशद्रोह की धारा आज भी है। हम कई बार कहते हैं राकेश भाई क्यों नहीं बात करते, और जो ब्रह्मचारी छुटके हैं वो क्यों नहीं बात करते, सामने क्यों नहीं आके बात करते? खुल के बोलना चाहिए। जो बोलेगा वही जेल जाएगा साहब। आपने ऐसी प्लानिंग का हिस्सा बन चुके हैं आप। मेरे मन में सवाल था आज, लेकिन ये पिताजी ने बुलवा दिया अभी। लेकिन आप इस बात को ध्यान से सुन लें और समझ लें कि आप सवाल करिए, आप उन लोगों से पूछिए जिनको आपने एफिडेविट दिए कि आखिर हमारे एफिडेविट कहां लगाए गए हैं, कौन सा मुकदमा किया है जो पिताजी को लेके आया जाएगा, ऐसा कौन सा मुकदमा है? पिताजी के मुकदमे में आप तब तक पिताजी की तरफ से पैरवी नहीं कर सकते साथ संगत जी, जब तक पूज्य हजूर पिताजी वकालतनामे पर साइन ना कर दें। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपको लोग गुमराह कर रहे हैं, मुझे भी किया साहब। मैं कोई अलग नहीं हूं, आसमान से नहीं आया अलग से किसी दूसरे ग्रह का प्राणी, मुझे सब चीज समझ में आ जाती है। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, देखिए इनके सामने मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि तुम हनीप्रीत बहन को छोड़ देना, हम तुम्हें वोट डलवा देंगे। डांगी साहब कुछ भी आईडी बना करके जो मर्जी लिखते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुमराह नहीं कर सकते संगत को, संगत बहुत जागरूक है, लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि सच की रफ्तार बहुत धीमी होती है। सच परेशान हो सकता है, सच एक बार को चलते चलते थक सकता है, लेकिन सच कभी पराजित नहीं होता है। साथ संगत जी, उस खट्टा सिंह की पिटीशन में है, साफ साफ कहा गया है ये बात कि 17 अगस्त 2018 को राम रहीम जी के आवास पर, जिसे हम तेरावास कहते हैं, वहां मीटिंग होती है, और मीटिंग में राम रहीम के सामने ही सारी प्लानिंग की जाती है, और उनकी मौजूदगी में, उनके परिवार की मौजूदगी में सारी प्लानिंग हुई कि कैसे कैसे पंचकुला में दंगा होगा। और उस सब की तस्दीक आपसे जाने अनजाने में एफिडेविट के रूप में करवाई गई, और आपने सबने लिख लिख करके दिया एफिडेविट पे, जिसमें एक कॉलम मैंने पढ़ के भी सुनाया था, आपको याद होगा, शायद 4 नंबर कॉलम था, जिसमें यह लिखा गया था बिल्कुल साफ शब्दों में कि सभी तरह के सेवादारों की मीटिंग तेरावास में, निवास
डेरा प्रमुख का निवास स्थान जहां पर वो रहते, आवास, ऐसी कुछ था, एक वर्डिंग है जो कि जिसे साबित होता है कि वो जो जगह है जहां पे मीटिंग हुई थी वो पूज्य हजूर पिताजी घर पे हुई है, जिसे हम तेरावास बोलते हैं। आपने खुद कहा है इस बात को, एडमिट किया आपने, एडमिट की मीन्स आपने एक बयान दिया है कि जिसमें हाँ पूज्य हजूर पिताजी के घर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें संजय 45 मेंबर, गुरचरण कौर, पता नहीं और कई सारे सेवादारों के नाम है उसमें, कि वो सब संगत को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे, आग लगा दो। और पिताजी ने ये कहा कि हाँ हम तुम्हारे विचारों को रौंद करके नहीं जाएंगे आगे, ऐसा कुछ एक संजय की बात पर कहा गया था, दिल्ली वाले 45 मेंबर संजय की बात पर ऐसा कहा गया, आपने लिखित में दिया है साहब। और एक व्यक्ति ने नहीं कहा, कई 100 लोगों ने, कई 1000 लोगों ने, लाखों लोगों ने कहा है, जिन लोगों ने एफिडेविट वो दिए हैं फिल करके। अब जिस दिन भी अगर वो सुनवाई होगी साहब, एफिडेविट्स बहुत सारे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। एक साथ संगत की वीडियोग्राफी क्या लाइव बनाकर सोशल मीडिया पर दिखाने का क्या मतलब है? एक मिनट कहां चले गए मैसेज भैया? हाँ, डांगी साहब लिख रहे हैं, राजनीतिक विंग एडम ब्लॉक मोहित गुप्ता को लाइव रोकने के लिए हाईकोर्ट चले जाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा साथ संगत जी, एक वकील जिसके निजी जीवन में आप उछल कूद कर रहे हैं, उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी, उस कंप्लेंट को भी मैनेजमेंट बना दिया। अब ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी कि एक व्यक्ति किस शातिराना तरीके से चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। ये डांगी साहब लिख रहे हैं अभी कि राजनीतिक विंग और एडम ब्लॉक, एक सिंगल व्यक्ति जिसकी आप मान मर्यादा को रौंद रहे हैं, जिसके निजी जीवन को आप तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वैवाहिक जीवन जो पिछला था या अगला वाला है या आने वाला एक और अगला हो सकता है, 2 पीछे वाले हो, कोई मायने रखती बात है। आप किसी के कैरेक्टर को तार तार कर रहे हैं बैठ करके, वो आपके खिलाफ कार्रवाई भी ना करे, ये तो वाली बात होगी, ठाड़ा पीटे भी और रोन भी ना दे। यानी कि आपके किसी भी सवाल के जवाब में जो खड़ा होगा वो एडम ही हो जाएगा साहब, ऑटोमेटिक। साथ संगत जी आप बहुत ओपन माइंड से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को कि एक बराड़ करके एक वकील है, केवल बराड़ शायद, उस वकील के निजी जीवन को सोशल मीडिया पे बहुत वायरल किया जा रहा था, कुछ किया जा रहा था। उस व्यक्ति ने उठा करके कंप्लेंट ठोक दी हाई कोर्ट में जज साहब के सामने। अब उस बात से सारे तिलमिलाए फिर रहे हैं कि अरे हम पे कैसे करती। भाई जवाब दो ना उस बात का, अगर कोई कंप्लेंट अगर आपके खिलाफ की गई है उसको सामना करो न्यायालय में। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि वो तो मैनेजमेंट ही है। अगर केवल बराड़ अगर मैनेजमेंट है साहब, तो फिर बाकी जो दरबार को डॉक्टर नैन चला रहे हैं, विपासना बहन है, शोभा बहन है, या जो भी और ब्रह्मचारी सेवादार पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, वो लोग कौन थे? मेरा आपसे एक सवाल है डांगी साहब, मुझे पता है आप डांगी जी नहीं है, आप कुछ और है। सुधीर भाई, सुधीर के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति इस आईडी को चला रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टाइपिंग है, जिस हिसाब की भाषा है, उसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा एक सवाल है आपसे कि जो सात संगत के एफिडेविट लिए गए वो किस मुकदमे में लगाए जा रहे हैं, किस मुकदमे में लगाए जाएंगे, एक बार बताएं। मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरा अगला टॉपिक तभी शुरू होगा जब आप लिख के बता देंगे इस पर। और निशांत तेरे से भी सवाल है भाई, संगत के बहुत सारे इकट्ठे करके आपने जो एफिडेविट दिए, क्या कभी पूछा कि मैंने जो एफिडेविट दिया था उसका क्या हुआ, उसे कौन से मुकदमे में लगाया? एक बार पूछ के बताओ जरा, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं दोनों के सवालों के एक साथ जवाब दूंगा। मैं चाह रहा था कि आज बात हो निशांत से, लेकिन अच्छा हुआ पिताजी की दया मेरे साथ है कि साथ साथ है। सुधीर दांगी और पिताजी की सच्चाई जानता हूं, सच क्या है, सच का साथ देता हूं। नहीं, बिल्कुल साथ दो सच का, बिल्कुल सच का साथ दो मालिक के प्यारे। लेकिन इस सवाल का जवाब भी तो दे दो साथ साथ कि जो आपने एफिडेविट दिलवाए सात संगत से, या जो एफिडेविट आपने दिए उनका क्या हुआ, कहां कौन से मुकदमे में लगाए गए, या 2040 में लगाए जाएंगे वो भी कि भाई अब तो छोड़ दो पिताजी को, अब तो बहुत लंबा टाइम हो गया, 1.5 साल से इकट्ठा हो रहे हैं वो एफिडेविट। आखिर कहां गए वो एफिडेविट, क्यों नहीं 1.5 साल से लगाए गए? अगर लगाए गए हैं तो कौन से मुकदमे लगाए गए हैं, कि एक बार पूछ के बता लो, फोन कर लो साहब, नंबर आपके दोनों के पास है, मेरे निशांत के पास भी और सुधीर भाई आपके पास भी। डांगी साहब एक बार पूछ के बताओ। और मेरा ये सवाल जलता हुआ सवाल है साहब, छोड़ रहा हूं मैं सबके लिए
कि जिसने एफिडेविट दिए वो पूछ तो लो यार एक बार कि भाई मारे एफिडेविट का के बना, या पंजाबी में कह लो जी ਜਿਹੜੇ एफिडेविट ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ तो ਉਹਨਾਂ एफिडेविटां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ। हम तो पिताजी के सच्चाई जानना चाहते हैं और लोग सच को झूठ बना देते ना। सवाल पे आओ यार डांगी साहब, इधर उधर मत दौड़ो, सीधे दौड़ो स्ट्रेट एकदम अर्जुन की तरह, सिर्फ मच्छी की आंख देखो, मुझे दिख रहा है कि मेरा सवाल क्या है। और बहुत सरल भाषा में, अगर आप हरियाणा से तो हरियाणा भाषा में सुन लो जी, जो हमने ना वो एफिडेविट दिए थे उन्होंने का के कराए ना इन्होंने, उस बात का जवाब दे दो मैंने बस। पिताजी सच थे, सच है और सच ही रहेंगे, वे कितने नहीं जा रहे। पर जो थमन है जो एफिडेविट दिए उनका के बना, 2040 में लाओगे के उन एफिडेविटा ने। क्यों मोनू भाई पूछ के बता ले, अभी बहुत टाइम है, मैं पूरी इंतजार में बैठा हूं एकदम। पूछ के बताओ फोन करके कि भाई जो मैंने एफिडेविट दिया था उसका क्या बना। बहुत सवाल जवाब होते हैं आप लोगों के, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कम से कम इस बहाने कुछ ज्यादा नहीं कुछ तो समझोगे। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं समझोगे क्योंकि भरा हुआ है ना मटका, जिस दिन टेढ़ा होकर मटका थोड़ा सा खाली होगा उस दिन शायद कुछ जो ऊपर से गिरेगा वो समा जाए उसमें। लेकिन हाँ, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि आप मुझे पता करके बताएं कि जो आपने, छोड़ दो इस बात, ये नई नई कहानी मत छोड़ो कि 4.5 साल में क्या हुआ, मुझे नहीं पढ़नी, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे दो यार। अगर मैंने, आप दुकानदार हैं और मैंने आपको एक 5 का नोट दिया और मैंने कहा ये कैडबरी की चॉकलेट दो, आप चॉकलेट दोगे? या मुझे ये बताओगे मेरी दुकान में दाल भी है, चावल भी है, आटा भी है, चीनी भी, तुम जो तुम्हें चाहिए वो ले जाना। तो सवाल है, सवाल का जवाब दो यार। मैंने आपसे पूछा, निशांत तेरे से पूछ रहा हूं भाई, कि जो आपने एफिडेविट दिए थे या दिलवाए थे संगत से, उनका क्या हुआ? 1.5 साल हो गया, क्या बना उन एफिडेविटों का? कौन से हंडिया में वो मुकदमा पक रहा है जो पिताजी के एकदम लगते ही बाहर आ जाएंगे आपके एफिडेविट से? मुझे इसका जवाब दे दो, मुझे और भी टॉपिक पे आना है, क्योंकि तुम 4.5 करते रहोगे, मेरी समझ में नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने कि भाई जो आपने एफिडेविट दिया, फोन करके पूछ लो, सारे के सारे बैठे हैं ना। मुझे तो जरूरत देख, वही तो कह रहा हूं डांगी साहब, ये हकीकत है आप लोगों की, ये असलियत है आपकी कि मैं रूहानियत की बात कर रहा हूं, पिताजी के हक अधिकार की बात कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उस एफिडेविट का क्या बना। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो, मैं पॉलिटिशियन होकर पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं साहब आपके साथ बैठ करके। मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूं, जो मेरे मालिक के प्यारे ने, किसी भी सेवादार ने अगर कोई एफिडेविट दिया है तो उसको अधिकार है पूछने का कि भैया बता दो यार। और अगर इस प्रोग्राम में बहुत सारे सेवादार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, किसी भी सेवादार जिसने एफिडेविट दिया है वो पूछ ले। मैं जानता था आप सब आएंगे साहब, चलो चल के आओगे साहब, क्योंकि सच बड़ा कड़वा है और अक्सर स्पिरिट वहीं काम करता है जहां पर जख्म होता है। आपको इससे मतलब नहीं बिजनर क्या करा, लेकिन आपको ये मतलब है कि यार बिजनर ने कहा क्यों ऐसा। ये तो रायता फैल जाएगा हमारा, तो आपका रायता नहीं फैलेगा, आप गुमराह हैं साथ संगत जी। और मैं एक बात ये भी जानता हूं कि गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी कतई नहीं है। आप भी मुझ जैसे ही सेवादार हैं, बल्कि मुझसे तो बेहतर है। मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं, मैं तो चुपचाप बैठ करके बस कुछ कर रहा हूं। मेरे पेट में बहुत दर्द है, आज मरोड़े भी हैं मुझे, तभी मैं उल्टी कर रहा हूं कि भैया बताओ क्या हुआ उस एफिडेविट का जो 1.5 साल से इकट्ठे किए जा रहे हैं। क्या बात है भोला जी, आपने सही पूछा। सारे पूछ लो साथ संग, जो भी देख रहे हो एक एक करके पूछ तो लो। सवाल पूछोगे साथ संग जी, सवाल पूछो, ये पूछ तो देखो। एफिडेविट आप लोगों ने दिया, जिसने भी एफिडेविट दिया है वो मेरे निशांत भाई से, सेतिया साहब से, क्योंकि वो सेतिया साहब ने तो क्या दिया कि पता नहीं किस किस से पूछ लो, उनको फोन करके। मुझे जरूरत क्या, मैं तो लाइव बैठा हूं साहब, जिस जरूरत है वो लिख दे यहाँ करके, लिख करके जाए कि उस एफिडेविट को फलाने वाले मुकदमे में लगा रहे हैं और इतनी तारीख को डेट है उसकी, इंतजार कर लेंगे उसका भी हम। लेकिन सच कुछ और है। सच ये है कि खट्टा सिंह की एक पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें पूज्य पिताजी को देशद्रोह की धारा में शामिल करना है और आपके दिए गए एफिडेविट वहीं काम आएंगे। चिंता मत करो, लगेगा पता, लेकिन वक्त आने पर लगेगा साहब। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, किसी ने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं सब जीरो है, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन एफिडेविट तो इकट्ठे हुए ना, उसका जवाब दे दो। क्योंकि यहां मसला यह है सासंग जी, आप समझिएगा कि जो आपने एफिडेविट दिए ना वो कब इस्तेमाल होंगे
ये ईश्वर जानता है बस, बाकी कोई नहीं जानता। क्योंकि यहां पूज्य हजूर, मुझे एक बात बताएं आप कि डेरे में वैश्यावृत्ति होती है, आप में से किस किस के घर से माता बहन जाती है, आप मुझे बताएं। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, आप जो भी 10-20 लोग देख रहे हैं, आपसे एक विनती है मेरी कि आप लिख करके जवाब दीजिएगा। मैं इंतजार करूंगा हर बात का, आपके सवाल, मेरे सवाल के बाद जो जवाब पूछूंगा उसका इंतजार कर लूंगा मैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी घर से माता बहनें जाती है, मेरे घर से मेरी माँ, मेरी बेटी और मेरी घरवाली भी जाती है। मेरा आप सबसे बहुत सीधा सवाल है कि क्या किसी ने आकर के, तीनों में से बहन, बेटी और आपकी घरवाली, किसी ने आपसे आकर कहा कि आज मैं सिरसा गई थी, बरनावा गई थी, मेरे साथ छेड़खानी हुई, वहां गुंडे बसते हैं? किसी ने कभी कहा है तो मुझे लिख करके बताएं एक बार। विनती है मेरी, मैं जवाब देना चाहता हूं बहुत सारे लोगों को, जिनके आपके जवाबों के माध्यम से। क्योंकि कुछ नालायक अपने आप को बहुत सुपर 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 क्या बोलते हैं उसको, वो समझ रहे हैं अपने आप को, जैसे होता है ना वो स्पाइडरमैन फुसफुस करके ऊपर चढ़ जाए, इस तरीके से। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या आपकी माँ, बहन, बेटी ने कभी आकर के आपसे कहा कि मैं सिरसा सेवा पर गई थी, मैं सिरसा सत्संग पर गई थी, मेरे साथ वहां छेड़खानी हो गई, मेरे साथ बदतमीजी की किसी ब्रह्मचारी ने या किसी सेवादार ने, मुझे दलदल में घुसाने की कोशिश की, वैश्यावृत्ति की? तो मुझे एक बार लिख करके बताएं। और ये मेरा डांगी साहब आपसे भी सवाल है, आप भी लिख के बताइए। क्या पता, हो सकता कुछ किसी ने कह दिया हो आपसे, क्योंकि समर्थक ही सवाल जवाब दे सकता है। साहब मैं पिताजी का समर्थक हूं। अच्छा गुरप्रीत जी, यानी कि आपकी माता जी ने आपसे कहा होगा आकर के कि ऐसा कुछ हो गया है? बड़ा हैरान हूं यार मैं तो आपकी सोच पर। मेरी माँ, बहन, बेटी हफ्ते हफ्ते की सेवा के लिए 15-15 दिन की सेवाओं पर मेरे साथ गए। और मैं चाहूंगा कि सासंग जी गुरप्रीत भाई को आप जवाब भी दें। पिताजी ने वैश्यावृत्ति के बारे में डेरे के आसपास कहा, डेरा नहीं कहा कभी भी। जगदीश बाबू जी ध्यान से देखिएगा, कभी सुनिएगा उसको। हमने आपसे सवाल कुछ पूछा, जवाब कुछ और दे रहे हो। आप तो सारे के सारे संबित पात्रा हो गए हो साहब। संबित पात्रा से पूछ लो कि देश में बेरोजगारी, वो कहता पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है। उससे पूछो कि बेरोजगारी के बारे में कुछ कहेंगे, शिक्षा के बारे में, नेपाल बॉर्डर पे बड़ी चौकसी चल रही है हमारी। वो हालत हो गई तुम लोगों की। सवाल क्या पूछ रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हो? मैंने पूछा कि भाई क्या डेरे में वैश्यावृत्ति होती है, कभी किसी माता बहन के साथ छेड़खानी होती है? आपने जवाब देना उसका नहीं बोले आप। ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी वाली 2-4 घंटे के लिए जाती है, इनके वाली ज्यादा देर के लिए जाती है, शायद इनके साथ छेड़खानी हो गई, ये साबित करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी इस प्रकार की मानसिकता को। अगर डेरे में गंद है, गंदगी है, तो क्या करने जाते हो? क्यों जाते हो डेरा सच्चा सौदा? क्यों अपने आप को प्रेमी कहते हो आप? हैरान हूं मैं एक बात जानता हूं कि अगर डेरा वैश्यावृत्ति का अड्डा है तो टिंडे लेने जाते हो, क्यों जाते हो और क्यों भेजते हो अपने घर वालों को? मत भेजो, मत जाओ। और चलिए मैं भी एक बात को मान लेता हूं, कैसा हो रहा होगा तो क्या हम डेरा जाना छोड़ दें? अब नाम चर्चाएं करनी बंद कर दें? क्या करें हम? मुझे केस की जरूरत नहीं है गुरप्रीत, मुझे केस की जरूरत नहीं है। मेरे तो रोम रोम में मेरा सदगुरु बसता है। बिल्कुल, ये कुछ भी करेंगे साहब, लेकिन इनके पास देखिए, इनकी मानसिकता यह है कि डेरे में गलत होता है और वहां टिंडे लेने जा रहे हैं। वहां जा क्यों रहे हैं आप लोग? अगर डेरा वाकई अपराधियों का अड्डा है तो आ क्यों रहे हो? मत आओ, घर रहो अपने। अगर डेरा सच्चा सौदा आपकी नजर में ऐसा हो गया है, डेरे में ऐसे गलत काम हो रहे हैं, तो क्यों जा रहे हो आप लोग? जगदीश बाबू जी आपसे भी सवाल है मेरा, क्यों जा रहे हो? आपने तो कह दिया कि पिताजी के वचन है, अंदर वाले भी वचन है, तो मैंने मान लिया आपके बात को, अंदर वाले वचन। तो जा क्यों रहे हो आप? ऐसी अड्डे पे तो जाना ही नहीं चाहिए जहां वैश्यावृत्ति होती हो। हमें पता है हमारे मोहल्ले में एक शराब का ठेका, हम लगते हैं लाइन में कभी जाकर के? यार चलो देख लेते, थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे लाइन में लग के कि शराब की लाइन में लग के कैसा लगता है। लगे हम कभी लाइन में? हम ठेके के आसपास भी नहीं जाते। कभी कोई देख ले और कह तो ठेके के आसपास घूमते हैं। तो ऐसे अड्डे पे क्यों घूम रहे हैं सरकार?
क्यों अपना इतना समय, कीमती समय जिंदगी का आपने बर्बाद कर दिया जा जा करके? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की भ्रांतियां समाज को दे रहे हैं। अब मैं कहता रहा हूं डांगी साहब, आपकी गलती है, आप संबित पात्रा हो गए हो। सवाल क्या है, जवाब क्या है? हम बात कर रहे हैं शिक्षा बेरोजगारी की, आप कह रहे हो नहीं जी पाकिस्तान के साथ बड़ी तनातनी चल रही है आज। हम बात कर रहे हैं देश में सुरक्षा की, आप कह रहे हैं डोकलाम में चीन की हम 1 इंच जमीन नहीं आने देंगे अंदर। सवाल बहुत सिंपल है मेरा, बहुत सीधा सा सवाल है। अगर डेरे में गलत हो रहा था और आपको पता था तो आप क्या टिंडे लेने जा रहे हो? वहां क्यों जा रहे थे? मत जाओ। और आज भी क्यों अपने आप को प्रेमी कह रहे हो भाई? आपको तो माथे पे दाग लग जाएगा, ऐसी गंदी संस्था के प्रेमी हो आप। चलिए असल बात बताता हूं मैं आपको, कहानी कहां फंस रही है, पेच कहां फंस रहा है करके। कि एक भजन भी है कि जेड़े कहंदे सी मरेंगे नाल तेरे, वो तुर गए रात की गड्डी। तो जो कहते हैं ना पिताजी तेरे हैं तेरे रहेंगे, आज वो किसी के नहीं है, वो है ही नहीं किसी के भी, वो अपने भी नहीं रहे तो किसी और के क्या करेंगे? चलिए जगदीश बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जिन लोगों ने भी एफिडेविट दिए वो अपने एफिडेविट के बारे में जानकारी जरूर जुटाएं कि आपका दिया हुआ एफिडेविट कब इस्तेमाल हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, या हुआ है तो कहां हुआ है, इसकी जानकारी जुटाइएगा। पता लगा पूज्य हजूर पिताजी के जब आने की बारी है तो वही एफिडेविट सोर्सेस, कई बार होता है ना फाइल खो जाती है, फाइल खो जाती है कई बार ऐसे हिलाते हिलाते कि हमारे पास इतने सारे कागज खो गए। फिर पता लगा किसी एक खट्टा सिंह के यार को पा गए और उसने जाके फाइल लगा दी, देखो जी ये सारे एफिडेविट है। आप पूछ सकते हो, आपका अधिकार है, पूछना चाहिए। मेरा जो मकसद रहा कभी भी हमेशा इस प्रोग्राम को करने का एक ही है, 4 ठेके कम कराए हैं दिल्ली में। पहले 750 थे, अब 746 है। विनोद जी, पहले 750 ठेके थे दिल्ली में, आज 746 ठेके हैं, 4 ठेके कम हो गए। नहीं जी नहीं, हमारे कभी पेट खराब नहीं होता साहब। पिताजी ने हाजमा बड़ा मजबूत बनाया है, क्यों? ग्रीनहाउस का सेवादार और ग्रीनहाउस के सेवादार का हाजमा बड़ा मजबूत होता है साहब। जिनके हाजमे कच्चे थे वो सब बिदक गए, इधर उधर चले गए, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा, लेकिन किसी दूसरी व्यक्ति ने अच्छे तरीके से बताया, आपको ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा जी, चलिए 9:30 बज गए लगभग, काफी देर हो गई आपसे बात करते हुए। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे, किसी के बहकावे मत आइए, नाम चर्चाओं में आते जाते रहिए। जब जब समय आएगा तब तब टर करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। कभी इस बात पर ध्यान मत दिया कीजिए कि आप किसी की बात को सुनकर रुक जाएंगे। किसी की बात को सुनकर के साथ जी अगर आप रुकेंगे ना तो सिर्फ अपना नुकसान करेंगे आप, किसी का, दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। किसी ने कहा परमार्थ मत करो, क्या आप पिताजी के वक्त में परमार्थ नहीं करते थे? खूब करते थे। जो आपको परमार्थ करने से रोकते ना, जो आपको परमार्थ करने से रोकते हैं, वो जानते हैं कि आप जब परमार्थ करने से रुक जाएंगे तो बेचैनियां, परेशानियां आपको घेर लेंगी और आप टूटना शुरू हो जाएंगे। वो जानते हैं इस बात को। तो मेरा आपसे निवेदन है साथ संगत जी, खूब सेवा किया करो। क्या बात है साहब, क्या बात है। लेकिन आपने, पता है, रूहानियत, जब आपने 22 साल सेवा की और 2 साल कोठी पे सेवा की ना पिताजी की, तेरावास में सेवा की आपने, तो आप भी एक बात को समझे कि रूहानियत वो दोधारी तलवार है साहब, कि कब कट के अपने टुकड़े होकर गिर जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। और हमेशा ना पेड़ पे से कच्चा फल नहीं टूटता है। कच्चा फल कौन सा टूटता है? जब आंधियां चलती है ना। उदाहरण है किसका? आम का पेड़, आम का बाग, बेरी का बाग, कच्चा फल कभी नहीं टूटता है। लेकिन कब टूटता है? जब आंधियां चलती है ना, पेड़ गंजे हो जाते हैं साहब आंधियों में। और जो पका हुआ फल होता है ना, सबसे आसानी से अगर टूट सकता है उस पेड़ पर से, तो पका हुआ फल होता है। पके हुए फल है साहब। हम तो
28 साल के होके भी कमजोर हैं साहब, कच्चे हैं, आज भी कच्चे हैं, आज भी नहीं समझ पाए, ना कुछ जानते हैं और जानना भी नहीं चाहते साहब। कच्चे ही ठीक है, कम से कम साख से जुड़े तो रहेंगे। और इतना कच्चा हूं कि कितनी भी आंधियां आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरूंगा ही नहीं, टूटूंगा नहीं उसकी डाल से। लेकिन जिस दिन ये वहम हो गया ना कि मैं पक गया हूं, कोई तोड़ के ले जाएगा या खुद पका हुआ फल टूट करके गिर जाता साहब, वैसे टूट के गिर जाऊंगा। मुझे गुमान है इस बात का कि मैं कच्चा हूं, मैं अनजान हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। बाकी टांगी साहब, मुझे फिक्र है आप सबका कि ईश्वर आप सबको अपने चरणों से जोड़े रखे, कि मेरा ईश्वर मेरा सदगुरु है। पूज्य हुजूर पिताजी को अपना हाथ पकड़ा रखा है साहब, छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने पकड़ा होता शायद छूट जाता। चलिए, आप पहाड़ है, मजबूत पहाड़ है साहब। चलिए अब चलते चलते एक भजन की 2 लाइनें सुना दूं मैं आपको। पप्पूराम जी मालिक के प्यारे, उनका गाया हुआ है कसम रब दी, और एक और है। एक भजन है अपना जो पप्पूराम जी गाया करते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कसम रब दी न रह पावा, तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है, मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी न रह पावा, तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है, मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी। तेनू जान दी पई ए, साडी जान ते पई ए, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई ए, कसम रब दी न रह पावा, तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और एक हमारे जसपाल भाई जी सुनाम वाले, उनका लिखा हुआ बहुत खूबसूरत है कि इतिहास लिखे रोहतक च रब जी, करिए चैलेंज शरेआम। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी, करिए चैलेंज शरेआम। ठप्पा ना गदारी दा लवा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। ठप्पा ना गदारी दा लवा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। मन्ने या खुदा नु जान देनी है। अब एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, आपका बड़ा आभारी हूं कि आप इतना प्यार करते हैं कि भाई आपको याद है मेरा नाम गिरगिट। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की कीमत क्या होगी। चलिए एक बहुत खूबसूरत सा, ये खासकर आपको समर्पित है। मन्ने या खुदा नु जान देनी है, एक गल आख शरेआम। मन्ने या खुदा नु जान देनी है, एक गल आख शरेआम। ठप्पा ना गदारी दा लवा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहले मेरे यार नु सलाम। दौर सी जुदाई वाला चलदा, जिंदगी गमा दे बस पै गई।
दौर सी जुदाई वाला चलदा, जिंदगी गमा दे वस पै गई। ऐसा मस्ताना यार मिलिया, कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। ऐसा मस्ताना यार मिलिया, जिंदगी ना कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। यार दा दीदार पाके पालिया, यार दा दीदार पाके पालिया, इश्क हकीकी दा मुकाम। ठप्पा ना गदारी दा लवालियो, औना छेती खुशी दा पैगाम। सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहले मेरे यार नू सलाम। यार दा दीदार हज वर्गा, तक लूं मैं सारी कायनात नू। यार दा दीदार हज वर्गा, तक लूं मैं सारी कायनात नू। यादा वाले काफले ने घूमने, अख जदों खुले मेरी रात नू। यादा वाले काफले ने घूमदे, अख जदों खुले मेरी रात नू। याद विच ओदी दिन चढ़दा, याद विच ओदी दिन चढ़दा, यादां विच ढलदी ऐ शाम। ठप्पा ना गदारी दा लवालियो, औना छेती खुशी दा पैगाम। सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहले शशत नाम नू सलाम। रब्बा वे ना चीज तेरा भेजिया, मेरे वाली दुनिया ते आया ए। रब्बा वे ना चीज तेरा भेजिया, मेरे वाली दुनिया ते आया ए। ओदा एहसान किवें भुल जा, जिवें मैनू तेरे ना मिलाया ए। ओदा एहसान किवें भुल जा, जिवें मैनू तेरे ना मिलाया ए। होई अनमुली लड़ लग के, होई अनमुली लड़ लग के, मेरा कौन जान दसी नाम। ठप्पा ना गदारी दा लवालियो, औना छेती खुशी दा पैगाम। सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहले शशत नाम नू सलाम। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी, मन्निया खुदा नू जान देनी है, एक गल आखा शरेआम। सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहले शशत नाम नू सलाम। सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहले शशत नाम नू सलाम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, किसी की बातों पर ध्यान ना दिया करो। सिर्फ अपना जो एम है, लक्ष्य है, सेवा सिमरन परित परमार जो पूज्य पिता ने शिक्षाएं दी हैं उन पर ध्यान दो। अगर कोई कह रहा है कि भाई हम तीर चलाना जानते हैं, तो उनसे कहो कि तीर चलाओ। तुम्हें बहुत सारे तीर हमने दिए, उन्हें चलाओ तो सही। पहले जो एफिडेविट दिए हैं आप लोगों ने, उनका क्या बना, जानने का अधिकार है यार आपको। आपने 1.5 साल पहले एक हल्फिया बयान दे दिया, जिसमें आपने स्वयं को घोषित अपराधी बताया है अपने आप को, कि वहां पर आग लगाई जा रही थी, मैं वहां था, ये मेरा एफिडेविट है साहब। वक्त आने पर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, लगेगा पता। प्रशांत जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बिकर भाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और मेरी कही गई किसी बात से भी मेरे किसी भी मालिक के प्यारे को तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहूंगा। जो सतगुरु का प्यारा है उसे बुरी लगेगी नहीं, और जो किसी और का यार है साहब, उसे आराम नहीं आएगा, उसे ज्यादा परेशानी होगी। तो आप तय करें कि आप सतगुरु के प्यारे हैं या किसी यार के यार हैं साहब आप। तो मेरी कही गई किसी एफिडेविट का यूज कर लिया गया है, तो जोगिंदर साहब, वही जोगिंदर बहन यही तो पूछ रहे हैं कि कहां कर लिया गया एफिडेविट का यूज, वो बताओ ना। अधिकार है संगत को जानने का। साथ संगत को अधिकार है, जब आपको पूरे भरोसे और विश्वास के साथ दिया। किसी भरोसे और विश्वास के साथ एफिडेविट दिया गया, उस एफिडेविट का क्या इस्तेमाल हो बताओ ना संगत को। आप लिख करके बताओ। आपने कहा कि इस्तेमाल कर लिया गया। अब कबड्डी के मैदान में तो होगा नहीं एफिडेविट का इस्तेमाल, कोर्ट में होगा। नहीं, कौन से मुकदमे में क्या, वो जानकारी तो दे दें आप। तो चलिए, मुझे पता है जवाब नहीं आएगा, समय बहुत हो गया, सर्दी मुझे भी लग रही है। अब शेतिया साहब, मैंने अभी क्या कहा, मैंने अभी बहुत मीठी सी बात कही है कि
मेरी बात से जो मालिक का प्यारा उसे कभी तकलीफ नहीं होगी। जो यारों के यार हो गए हैं साहब, उनको शायद तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शिष्य कभी बुरा नहीं मानता है। क्योंकि पिताजी ने एक बात कहा सत्संग में, अक्सर कहा करते हैं कि एक ने कही दूसरे ने मानी, दूसरे दोनों का मालिक अंतर्यामी। हाँ बिल्कुल भांगे, टाइम हो गया साहब, बैठे बैठे थक गया हूं मैं, अब विदा चाहूंगा। आप देर से आए, कल से जल्दी आइएगा 8:30 बजे। अपना नंबर, मेरा नंबर है बिकर भाई 9810529339, 9810529339। कल 8:30 बजे आइएगा। जौन सी बहन है आप कल शाम को, जोगिंदर कौर जी, कल शाम को 8:30 बजे मिलते हैं। आप आइए और आपके जो भी सवाल जवाब है, गिरगिट हूं, पूरी तसल्ली से जवाब दूंगा एक एक बात का। और आपका इंतजार रहेगा तमाम सेवादारों का, कल शाम को 8 बजे, 8:30 बजे। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा।